माया शुष्क रक्त लोक के कोने में स्थित उस मुंडे पहाड़ की एक बर्फीली गुफा में अपनी साधना में लगी हुई थी, जो नागलोक से एकदम करीब था। मुंडा पहाड़ वो जगह थी जिसके किनारे पर ऊर्जा की एक दीवार के परे नागलोक था। नागलोक और शुष्क लोक दो खास ऐसे लोक थे जिनके बीच दूरी सिर्फ इसी दीवार से तय होती थी। यही वजह थी कि शुष्क लोक से नागलोक में जाना वहां से संभव था। एक पुरानी वजह थी जिसने इस दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा रखा था। महादेवी को नागलोक में जाकर कार्तिक की मदद करने के लिए अपने सूक्ष्म रूप में ही जाना पड़ा, तो वजह यही थी कि उसे भी इस दरवाजे को पार करके नागलोक में सीधा जाने की इजाजत नहीं थी। वहां जाने के लिए वो अपनी शक्तियों का उपयोग तो कर सकती थी, लेकिन ऐसा करने का मतलब होता कि वो एक पुरानी संधि को तोड़ रही है। बहुत पुरानी बात थी, शायद उस जमाने की जब महादेवी की दादी परदादी भी पैदा नहीं हुई थी। उस वक्त नागलोक और शुष्क लोक एक साथ मिलकर रहा करते थे। दोनों लोगों के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे। उस समय तक शुष्क लोक केवल स्त्रियों का संप्रदाय नहीं था, बल्कि वहां शुष्क रक्त वाले पुरुष भी हुआ करते थे, और दोनों ही के बीच एक बहुत ही खूबसूरत मेलजोल था। वे दो गांव बनकर रहते थे जिनमें हर तरह की आपसी लेन देन और दोस्ती हुआ करती थी। लेकिन ये सब बदल गया। इन दोनों क्षेत्रों पर भाग्य की शक्ति का ऐसा बुरा असर पड़ा, जिसकी वजह से वे दोनों दुनिया की कई बुरी शक्तियों के हमलों के निशाने पर आ गए, और आपस में दोनों के बीच ऐसी गलतफहमी पैदा हो गई जिसे बदलना अब बहुत मुश्किल हो गया था। इसकी वजह थी कि उस जमाने में जब नागलोक के राजा दक्ष कुमार और शुष्क क्षेत्र की सबसे प्रभावी परिवार देव परिवार में एक जंग हुई थी, तो इस जंग के पीछे की वजह यह थी कि शुष्क लोक के देव परिवार ने नागमणि को चुराने की कोशिश की थी। उस समय काली ऊर्जा का प्रकोप अभी के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ था। उस काली ऊर्जा के असर में शुष्क क्षेत्र के कुछ परिवार भी आ गए थे। उसी के चलते उन्होंने नागमणि को हासिल करने की कोशिश की, और दोनों क्षेत्रों के बीच एक बड़ी दुश्मनी ने अपना वो रूप ले लिया, जिसके चलते आगे चलकर शुष्क क्षेत्र के सभी पुरुषों को काली ऊर्जा ने अपने वश में कर लिया था। और इस तरह नागलोक से उनकी जंग हुई, जिसमें शुष्क क्षेत्र के सभी पुरुषों को खत्म कर दिया गया। तब महादेवी के पूर्वजों ने एक नई शक्ति के साथ केवल और केवल विशेष ठंडी ऊर्जा से बने हुए शरीर की शक्ति का निर्माण किया। ये वो शक्ति थी जिसकी वजह से वे किसी भी दूसरे लोक में रहने वाली स्त्रियों को शुष्क रूप में प्रवेश करा सकते थे और अपना सकते थे। और इस शक्ति के चलते वे काली ऊर्जा से मुक्त रहते, क्योंकि पूर्वजों के पास जिस तरह का साधना का फल था जो महादेवी के पूर्वजों ने पाया था, उसके अनुसार काली ऊर्जा उन्हें अपने प्रकोप में लेने से पहले ही नष्ट हो जाती थी। लेकिन ऐसा तभी हो सकता था जब काली ऊर्जा का सामना किसी ऐसे शरीर से हो रहा होता जो पूरी तरह से शुष्क शरीर होता। अगर उस शरीर में किसी अन्य लोक की शक्ति होती, या उसके स्वरूप का असर शुष्क रक्त से ज्यादा होता, तो काली ऊर्जा उस पर असर कर सकती थी। यही वजह थी कि महादेवी ने अभी तक माया को इस जंग में सीधे आने के लिए इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि अब तक माया उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाई थी जहां उसके शरीर में शुष्क क्षेत्र का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ चुका हो कि वो काली ऊर्जा के प्रकोप में आने से बचने के लायक हो गई हो। और यही वजह थी कि माया अभी भी वहां तपस्या में लीन थी, जबकि इस बीच नागलोक में विनाश और कार्तिक के बीच एक भारी जंग हो चुकी थी, जिसका परिणाम अभी तक सामने नहीं आया था, क्योंकि ब्रह्म राक्षस अचानक से विनाश को उस जंग के बीच से उठा ले गया था। लेकिन अभी माया की गुफा के बाहर कुछ ऐसा हो रहा था जो कई सदियों में नहीं हुआ था। माया की गुफा से थोड़ी ही दूर मुंडा पहाड़ के पीछे एक हरे बादल का आवरण था, और ये आवरण दोनों क्षेत्रों के बीच के अंतर की वजह था।
आज वहां कुछ बिजलियां चमक रही थीं और ये बिजलियां धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि उस दिशा में कोई तूफान आ रहा है। माया इस बीच अपनी साधना में पूरी तरह से तल्लीन थी। वो अपने स्तर को वहां तक पहुंचा चुकी थी जहां जाकर वो काली ऊर्जा से अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित बना सकती थी। लेकिन अपनी साधना में मन लगाए हुए माया को इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा था कि उसके स्थान से थोड़ी ही दूर एक बिजली का तूफान आ रहा है। एक तेज गड़गड़ाहट के साथ उस हरे बादल के क्षेत्र में दरारें आ रही थीं। कुछ देर के बाद उन दरारों से वो हरी ऊर्जा टूटकर नागलोक में गिरने लगी, जिसे कई सदियों से इस आवरण ने रोक रखा था। इसी के साथ सेनापति जीवन के रक्षक सैनिक दौड़कर सेनापति जीवन के पास पहुंचे और उसे ये खबर दी, सेनापति सेनापति, मुंडे पहाड़ का रक्षा कवच टूट रहा है। ये सुनते ही सेनापति जीवन के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए और तुरंत उसने अपनी सेना की एक टुकड़ी के साथ उस दिशा में कूच की। जैसे ही सेनापति सुरक्षा कवच के पास पहुंचा, उसने देखा कि सुरक्षा कवच में बहुत बड़ी दरारें आ चुकी हैं और बड़ी तेजी से कवच टूटता जा रहा है। सेनापति ने अपने सारे सैनिकों को इकट्ठा किया और आदेश दिया, सभी लोग कवच की शक्ति को शक्ति प्रदान करने के लिए मेरे पीछे खड़े हों। सेनापति के आदेश पर सारे सैनिक एक खास तरह की आकृति बनाने लगे और सेनापति उनके आगे खड़ा होकर कवच में बढ़ती दरारों को देखते हुए एक विशेष मुद्रा में आ गया। उसने अपने दोनों पैरों को जमीन में गहराई से दबा लिया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और आसमान से ऊर्जा को सोखने लगा। उसके ऐसा करने के ठीक बाद उसके पीछे खड़े सारे सैनिक भी उसी तरह हाथ उठाकर आसमान से ऊर्जा को सोखने लगे और उन सारे सैनिकों ने सेनापति जीवन के नेतृत्व में इस तरह से ऊर्जा एकत्र की जैसे वो एक बड़े से कार्यक्रम में उन सारों के पास किसी अवशोषक यंत्र में आ रही हो। लगभग 15 मिनट तक वे सब इसी तरह खड़े रहे। उनके सामने सुरक्षा कवच टूट रहा था और वे तेजी से अपनी प्रक्रिया करते जा रहे थे। फिर एक पल सेनापति को एहसास हुआ कि अब अगर उसने और देर की तो सुरक्षा कवच पूरी तरह टूट जाएगा और नागलोक के अंदर हरी ऊर्जा का बहाव चालू हो जाएगा। चेहरे पर गंभीरता लिए हुए सेनापति जीवन ने सारे सैनिकों को आदेश दिया, ऊर्जा को प्रेषित करो। और इस आदेश के साथ ही सेनापति के हाथों से हरे रंग की किरणें निकलने लगी। उसका साथ देने के लिए बाकी सारे सैनिकों ने भी यही तरीका अपनाया और बहुत सारे सैनिकों के हाथों से निकली हुई हरी किरणों की बदौलत सारी दरारें फिर से भरने लगी थीं। ये एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा थी और इस ऊर्जा के प्रभाव से इधर उधर से वे दरारें भरने लगीं। लगभग 2 घंटे तक इस प्रक्रिया से दरारों को भरने की सेनापति जीवन की इन कोशिशों और उन दरारों के बीच खींचतान चलती रही, लेकिन आखिरकार सेनापति ने उन्हें भर ही दिया और नागलोक के पीछे का सुरक्षा कवच वापस अपनी अच्छी हालत में आ गया। इस बीच माया अपनी साधना में तल्लीन थी, लेकिन जब आखिरी समय में सुरक्षा कवच को वापस सिलने के लिए सेनापति ने हरी ऊर्जा का एक बहुत तेज प्रहार किया, तो उस ऊर्जा का बहुत सा हिस्सा उस कवच के दूसरी ओर एक बहुत बड़े प्रकाश पुंज के रूप में फैल गया। और ये प्रकाश पुंज इतना तेज था कि इसकी रोशनी गुफा के अंदर बैठी हुई माया के शरीर को एक बहुत तेज प्रकाश में नहला गई और इसी के साथ माया ने आंखें खोल ली। एक ही पल में माया के दिमाग में ये सारी बातें कौंध गईं जो साधना की वजह से उसके ध्यान से छूटी हुई थी। और फिर माया आगे बढ़ी और उसने अपने आसपास देखा। महादेवी, महादेवी, कहां हो तुम? माया ने अपनी मानसिक तरंगों से ये संदेश अपने चारों तरफ भेजा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। माया ने अपनी मानसिक तरंगों को और भी कई दिशा में भेजा और ये पता लगाने की कोशिश की कि बाकी सारे लोग कहां हैं। और जब उसे लगा कि उसके आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है,
तो उसके चेहरे पर एक तरह की चिंता और एक गुस्सा आ गया। आखिर महादेवी उसे इस तरह से साधना में बिठाकर बाकी सारे लोगों के साथ कहीं और कैसे जा सकती थी? ये एक तरह की लापरवाही थी और माया को इस पर नाराजगी थी। लेकिन अब माया के पास बहुत बेहतर शक्तियां थी। वो अनुनाद से जुड़ सकती थी और उसने यही किया। जैसे ही माया अनुनाद से जुड़ी, उसकी आंखों के सामने वो सारा नजारा पहुंच गया जहां उसने कार्तिक और विनाश को लड़ते हुए देखा। अनुनाद में अब भी उस सारी घटना की हूबहू छवि मौजूद थी। माया उसे साफ देख सकती थी। ये देखकर माया के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। वो देख पा रही थी कि कार्तिक का सामना अब विनाश के बहुत ही भयंकर रूप से हो रहा था। और जो भी वजह रही हो, भले ही विनाश को अभी इस जंग से वापस जाना पड़ा, लेकिन उसने जो ठाना था वो माया के लिए बहुत चिंता का कारण था। विनाश ने साफ साफ कहा था कि वो कार्तिक को दुख देने के लिए उसकी पसंद की और उससे जुड़ी हर चीज को खत्म करना चाहता है। अगर ये बात पहले वाली माया ने सुनी होती तो शायद उसे घबराहट होती। शायद माया इस बात पर कार्तिक से शिकायत करती और डर जाती। लेकिन ये एक दूसरी माया थी और ये सारा दृश्य देखकर उसके चेहरे पर डर या घबराहट नहीं, बल्कि एक नाराजगी थी। वो मन ही मन बुदबुदा उठी, नहीं विनाश, तुम्हें ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। तुमने कार्तिक को अकेला समझा, तुमने कार्तिक को अकेला समझ रखा है, लेकिन तुम अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ये माया की साधना की शक्ति और उसके आत्मबल की आवाज थी। अब वो जानती थी कि उसे क्या करना है। उसके अंदर उस तरह की शक्ति थी जिस पर भरोसा करके कार्तिक की रक्षा करने के लिए और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने को वो तैयार थी। यही वो दिन था जिस दिन के लिए महादेवी ने माया को तैयार करने की बात की थी। अब माया वो पुरानी माया नहीं थी जिसकी रक्षा करने के लिए कार्तिक को हमेशा रुकना पड़े और जो अपनी रक्षा के लिए कार्तिक पर निर्भर रहे। अब ये एक शक्तिशाली माया थी, ये महामाया थी। और महामाया की शक्ति के आगे बहुत से ऐसे दरवाजे थे जिन्हें उसे एक एक करके खोलना था। उन दरवाजों से आने वाली शक्ति के साथ अब माया कार्तिक के बराबर खड़ी हो सकती थी। और आज जब कार्तिक को सचमुच उसकी मदद की जरूरत थी तो महामाया उस मदद के लिए तैयार थी। तुम अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो सकते विनाश। महामाया के मुंह से ये शब्द साफ साफ निकल रहे थे। माया अब क्या करने वाली थी, आगे का हाल जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।